नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर महाराष्ट्र के मुंबई से है, जहां पर एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में ओमिक्रॉन मिला है। मुंबई में 3 और पिंपरी चिंचवाड़ में 7 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब कुल 17 केस हो गए हैं, जबकि देश की बात की जाए तो अब तक ओमिक्रॉन के कुल 32 मामले सामने आए हैं। इनमें गुजरात के जामनगर में 2 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं। इनके अलावा दिल्ली में 1 और गोवा में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। जयपुर में सभी 9 ओमिक्रॉन मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये कि अब एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मुंबई की धारावी में भी ओमिक्रॉन मिलने से महाराष्ट्र में चिंताएं बढ़ गई हैं। मुंबई के पिंचरी में 3 और चिंचवाड़ में 7 नए केस आए हैं। ओमिक्रॉन के अकेले 17 केस महाराष्ट्र में हो गए हैं, जबकि देश में यह आंकड़ा 32 है। बेहद घनी बस्ती है और यहां पर खासकर कोरोना गाइडलाइन का पालन एक असंभव जैसी चीज इस बस्ती के भीतर नजर आती है। और ऐसे में उसी बस्ती यानी धारावी के भीतर ओमिक्रॉन का मामला मिलना यकीनन चिंता बढ़ाता है महाराष्ट्र सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की, देश की। चलिए बात अगली खबर की। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सीएम शिवराज लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां उन्होंने बीएमसी के कई वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है। हमारा प्रयास रहेगा कि कोविड की तीसरी लहर न आने पाए। सीएम ने आगे कहा कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। प्रदेश में 94% लोगों ने पहला डोज लगवा लिया है, जबकि 75% लोग दोनों डोज लगवा चुके हैं। और उसके लिए आवश्यक सारी व्यवस्थाएं, विशेषकर वैक्सीनेशन की, मध्य प्रदेश में 75% से ज्यादा दूसरा डोज लग चुका है, 94% पहला डोज लग चुका है। तो पहली कोशिश ये है कि कोविड की तीसरी लहर को हम आने से रोकें। उसके लिए सबसे सहयोग की अपील है, मीडिया के माध्यम से, जनता से भी। लेकिन तैयारी हम पूरी कर रहे हैं और इसलिए आज मैंने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का अपने साथियों के साथ कोविड से निपटने की जो तैयारी है उनको देखा है। यहाँ इनके पास 88 आईसीयू बेड तैयार है। भगवान ना करे उनकी जरूरत पड़े, उनमें वेंटिलेटर, उनमें ऑक्सीजन की लाइनें वो ठीक से काम कर रही हैं। इधर 4 दिन के दौरे पर दतिया पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जिला अस्पताल में स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट की देखरेख और उससे जुड़ी सभी जानकारी हासिल की। साथ ही संभावित किसी भी संक्रमण खतरे को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं जरूरी हैं, इसके संबंध में उन्होंने अस्पताल स्टाफ से बातचीत के जरिए जानकारी हासिल की। दतिया की तस्वीरें हैं, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जिला अस्पताल पहुंचे थे। यहां पर बने हुए ऑक्सीजन प्लांट की देखरेख किस तरह से हो रही है और उससे जुड़े क्या कुछ यहां पर इंतजाम होते हैं, अस्पताल प्रबंधन से बात कर उन्होंने जानकारी हासिल की। इसके अलावा उन्होंने किसी भी संभावित संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं ज़रूरी होनी चाहिए, इस पर भी डॉक्टर्स के साथ, अस्पताल स्टाफ के साथ चर्चा की। और अब बात करेंगे कमिश्नर सिस्टम की। इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत कमिश्नर और बाकी अधिकारियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। मकरंद देउस्कर को भोपाल का पहला कमिश्नर बनाया गया है, तो वहीं इंदौर से हरि नारायणचारी मिश्र को पहला कमिश्नर बनाया गया। इसके साथ ही बंसल न्यूज की खबर पर भी मोहर लग गई। इन अधिकारियों के अलावा भोपाल से इरशाद वली को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और इंदौर से मनीष कपूरिया को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि मकरंद देउस्कर 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें सीएम के सबसे भरोसेमंद अफसरों में से एक माना जाता है। वहीं हरिनारायणचारी मिश्र 2003 बैच के आईपीएस अफसर हैं।
इंदौर में काफ़ी लंबा काम का उनका अनुभव है, ज़मीनी हालात को वहाँ बेहतर तरीके से समझते हैं। तो दोनों अधिकारियों ने आज अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया। नामों का ऐलान होने के बाद दफ्तर पहुंचे। इस दौरान उनके सहयोगी स्टाफ ने, उनका अधिकारियों ने स्वागत भी किया। पुलिस को बहुत सारी नई जिम्मेदारियां मिली हैं और निश्चित तौर पे जिम्मेदारी के लिए पुलिस पूरी तरीके से अपने को तैयार करेगी। मुख्य तौर पे मैं मानता हूं कि आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और बेहतर अपराधों पर नियंत्रण के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षण है। मंशा रही है कि लगातार अपराधियों के खिलाफ पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा सख्त हो, कठोरतम हो और आम व्यक्ति के लिए उतना ही सहृदय हो, सदा सहायतापूर्वक काम करे, आम आदमी का भरोसा जीते। और पुलिस इन मापदंडों पर लगातार काम करती रही है, करती रहेगी और दृढ़ता से और मजबूती से और ज़्यादा प्रतिबद्धता से पुलिस काम करेगी। तो आप देखिएगा, पुलिस कमिश्नर कार्यालय बन गया है, ये तमाम तरह की चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन नए कमिश्नर साहब मकरंद देउस्कर साहब भी हैं और तमाम सर एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। पूरा दफ्तर ही बदला बदला सा नज़र आ रहा है और आप देखिए कि आईजी साहब यहाँ से विदा करने पहुँचे हैं, मकरंद देउस्कर साहब। सर, आज नया सिस्टम लागू हुआ है, क्या कहेंगे आम जनता के लिए और किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? आप पहले पुलिस कमिश्नर बने हैं भोपाल के। ये मेरा सौभाग्य है कि कि मुझे ये अवसर दिया गया है और मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इन अपेक्षाओं पे खरा उतरूं। सर, कितना अलग होगा ये जो सिस्टम है, चूँकि पहले जो रहा करता था, ये कितना अलग होगा पुलिस कमिश्नर? इसमें जो न्यायिक काम है पुलिस का, वो एक अलग चीज़ रहेगी जो हम पुलिस के द्वारा की जाएगी। तो नई जिम्मेदारी के साथ नई जिम्मेदारी जनता के बीच में है, तो जनता खासी उम्मीद भी करेंगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि हमारा प्रयास रहेगा, पूरी भोपाल पुलिस का यही प्रयास रहेगा कि हम उन अपेक्षाओं पे खरे उतरें। चलिए, ये थे मकरंद देउस्कर साहब जो नए पुलिस कमिश्नर बने हैं और उन्होंने कहा कि यही प्रयास रहेगा कि जनता के बीच में हम कैसे मैसेज दे पाएँ, जनता के बीच में कैसे ये बता पाएँ कि पुलिस आपके लिए है। विजय के साथ मनोज सैनी, बसनु, भोपाल। चलिए अब बात सियासत की। उपचुनाव में हार के बाद से लगातार कांग्रेस में बैठकें हुई। ये भी अब साफ हो चुका है कि कमलनाथ एमपी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, उनका पूरा ध्यान एमपी पर ही होगा। इसी कड़ी में शुक्रवार को भी उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर एक बैठक की और इतना ही नहीं, 5 जिला अध्यक्षों की छुट्टी करने के उनके फैसले की चर्चा भी गर्म है। इनमें कुछ अरुण यादव के करीबी भी माने जाते हैं। कमलनाथ का एक्शन, 5 जिला अध्यक्षों की छुट्टी, अरुण यादव के करीबी पर भी गाज, 2023 की तैयारी का ट्रेलर। उपचुनाव में हार और पंचायत चुनाव की धमक के साथ साथ कांग्रेस भी निखरने की जद्दोजहद में जुट गई है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। वैसे पंचायत चुनाव पार्टियों के चुनाव चिन्ह पर नहीं होते, लेकिन पार्टी की भूमिका से इनकार भी नहीं किया जा सकता। तभी तो कमलनाथ के आवास पर पंचायत चुनाव को लेकर बैठक हुई। हम लोग 2023 के चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी ने निश्चय कर रखा है, कमलनाथ जी ने निश्चय कर रखा है कि हम चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीत के मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज लगभग 3 घंटे उन्होंने अपने निवास स्थान पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, विभिन्न जिलों से जो हमारे नेता हैं उनसे, माननीय विधायक साथियों से और अन्य पदाधिकारियों से चर्चा की, बात की। कमलनाथ सिर्फ 2023 पर फोकस ही नहीं है, बल्कि जिस गति से वो आगे बढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पर ध्यान है। उन्होंने 5 जिला अध्यक्षों को भी इसलिए हटाया है। जबलपुर, बुरहानपुर शहर, बुरहानपुर ग्रामीण, खंडवा ग्रामीण, खंडवा शहर के जिला अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि इन जिला अध्यक्षों में अरुण यादव के भी करीबी थे। उसका अरुण यादव जी के से कोई संबंध नहीं, ये तो एक रूटीन वर्क है, होता रहता है। अगर काम अच्छा करते हैं तो ऐसी स्थिति क्यों आती है? स्वाभाविक बात है कि अगर कोई गलत काम करेगा, चाहे मैं ही हूँ, या सक्रियता से काम नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि हटाया जाएगा। ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, उनके अंदर क्या चल रहा है और किस प्रकार की चीज़ें उनके अंदर घटित हो रही हैं, ये तो पहले ही समझ में आ गया था। चुनाव जब हो रहे थे तब भी आप सबको ध्यान में होगा, कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर अपनी जमीन खो चुकी है। किसी प्रकार का कांग्रेस अब अस्तित्व में नहीं है, अप्रासंगिक हो गई। उसी का परिणाम है कि कांग्रेस के हालात बनते चले जा रहे हैं। कांग्रेस की तैयारी पर बीजेपी की चाहे जो भी राय हो,
लेकिन कमलनाथ की सक्रियता और उनके फैसले साफ नजर आ रहे हैं। चुनावी बिसात पर संगठन के घोड़ों को कमलनाथ ने अभी से दौड़ाना शुरू कर दिया है। अगर बुरहानपुर और खंडवा जिला अध्यक्षों पर कार्रवाई हुई है तो सवाल ये भी उठता है कि अरुण यादव को टिकट नहीं देने का फैसला कितना सही था। जो भी हो, लेकिन कमलनाथ एक्शन में है और उनका एक्शन फैसलों से जाहिर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। प्रदेश कांग्रेस में भले ही सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर खाने की खबर है कि कांग्रेस में अरुण यादव गुट एक बार फिर अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है। अरुण यादव ने खरगोन के खलघाट में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए उन्होंने अपने भाई और पूर्व मंत्री सचिन यादव के साथ सोशल मीडिया पर एक कैंपेन भी शुरू कर दिया है, जिसको चलो खलघाट का नाम दिया गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि प्रदेश कांग्रेस दफ्तर को भी इस कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। अरुण यादव खलघाट में एक बड़ा सम्मेलन कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में हैं। हाल में ही खंडवा सीट पर हुए उपचुनाव के प्रबल दावेदार रहे यादव की कमलनाथ के साथ मतभेद की खबरें सामने आई थी। उपचुनाव से ऐन पहले उन्होंने अपनी दावेदारी से हाथ पीछे खींच लिए थे। इतना ही नहीं, कमलनाथ और अरुण यादव के बीच कई बार मतभेद उभरकर भी सामने आए हैं। अब खलघाट में एक बड़ा आयोजन कर अरुण अपनी ताकत का एहसास कराने की तैयारी में है। लेकिन उसके पहले ही कमलनाथ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के बेहद करीबी और खंडवा बुरहानपुर के जिला अध्यक्षों को हटाया है। इससे दोनों ही दिग्गज नेताओं के बीच तकरार देखी जा सकती है। वहीं खलघाट में बड़े आयोजन की तैयारी पर बीजेपी को कांग्रेस पर तंज कसने का मौका मिल गया है। आप जिक्र कर रहे हैं अरुण यादव जी का। अरुण यादव जी पिछले वर्ग के एक सीनियर राजनेता हैं और कमलनाथ दिव्य सिंह मिलकर उनके साथ जिस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं वो सबके सामने है। यद्यपि ये विषय कांग्रेस पार्टी का है कि किसको अध्यक्ष रखते हैं, किसको अध्यक्ष पद से हटाते हैं, जिला अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन कांग्रेस की हार का दोष जिला अध्यक्षों का, यानी हार के दोषी कमलनाथ दिग्विजय सिंह और दंड अरुण यादव के लोगों को। 23 साल पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता सुभाष यादव ने दिग्विजय सिंह की कार्यशैली से नाराज होकर खलघाट में ही एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था। अब अरुण यादव और सचिन यादव के शक्ति प्रदर्शन को कमलनाथ से यादव भाइयों की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इस बारे में अरुण यादव फिलहाल मौन है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि किसी प्रकार की कोई भी नाराजगी नहीं है। खलघाट का जो कार्यक्रम आयोजित होगा उसमें सभी नेता शामिल होंगे। देखिए, ये सब मनगढ़ंत और झूठे आरोप हैं कि जो वर्तमान कार्रवाई की गई वो चलो खलघाट के कारण की गई। आप देखें, संगठन का पुनर्गठन का काम चल रहा है। इसके पहले भी गंज बसोदा सहित कई हमने जिलाध्यक्ष बदले हैं, तो उस कवायद में बदला गया। इसका खलघाट से कोई लेना देना नहीं। और जहाँ तक खलघाट की बात है तो अभी खलघाट का कार्यक्रम तय का हुआ है, ना उसका समय तय हुआ, ना दिनांक तय हुआ, ना उसका आयोजक तय हुए, ना उसका पोस्टर बैनर तय हुआ, किसके बैनर तले होगा, कुछ भी तय का हुआ है जो उसको लेके कोई कार्रवाई करने का सवाल उठता है। प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि अरुण यादव और कमलनाथ के बीच चल रही तकरार क्या रंग लाएगी। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। निकाय चुनाव में जिन वादों के साथ राजनीतिक दल मैदान में उतरते जा रहे हैं वो अब जनता के सामने हैं। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस और जोगी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। वहीं बीजेपी सरकार की नाकामियों को लेकर जनता के बीच जाने वाली है। मकान का पट्टा, साफ सुथरा शहर, साफ पानी और आबादी भूमि पर मालिकाना हक जैसे लोक लुभावने वाले वादों के साथ इस बार कांग्रेस निकाय चुनाव में उतरने जा रही है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र आज जारी कर दिया है। पार्टी कार्यालय में प्रमुख नेताओं ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए दावा किया कि सरकार ने अपना घोषणा पत्र पूरा किया है और निकाय में भी बना घोषणा पत्र पूरा होगा। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में जो नगरीय क्षेत्र में लोग निवास करते हैं वो मूलभूत जो उनको सुविधाएं हैं वो उनको मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को राशन कार्ड मिलना चाहिए, पीने का पानी निस्तार का पानी हो जाए, आवागमन के लिए सड़क हो जाए, यदि गली है तो कंक्रीटीकरण हो जाए और बच्चों के लिए आसपास में स्कूल होना चाहिए।
तो कुल मिला के यदि मान लो उनके पास कोई शासकीय भूमि में निवासरत हैं या आबादी भूमि में निवासरत हैं, तो वो चाहता है कि मकान का पट्टा हो जाए, मकान बनाना चाहे तो सुविधाजनक तरीके से उसको परमिशन मिल जाए। तो ये पूरा जो घोषणा पत्र है ये मूलभूत सुविधाओं के ऊपर केंद्रित है। साफ सफाई हो जाए, मच्छर मुक्त हो जाए, तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए और ये सब घोषणा पत्र बनाया गया। छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने 30 बिंदुओं का नगरीय जन घोषणा पत्र जारी किया है। हमें लगता है कि इन बिंदुओं के आधार पर वहां की जनता हमें वोट करेगी और अधिकतर हम नगरीय निकाय चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इधर जनता कांग्रेस जोगी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें उसने वादा किया है कि वो महिला स्व सहायता समूह को 5,000 की प्रोत्साहन राशि, पेंशनधारियों को 2,400 रुपए सालाना देगी। वहीं बीजेपी ने इन दोनों पार्टियों से अलग अपने घोषणा पत्र में लोगों के लिए वादों के साथ सरकार के खिलाफ चार्जशीट बनाने की तैयारी की है। इस आरोप पत्र में सरकार की नाकामियों को जनता के सामने पेश किया जाएगा। हमारी घोषणा पत्र और चार्जशीट अगले 2 दिन में आपके सामने होगी, जिसमें मैंने तो जो विषय रखे वो सारे विषय जो अभी तक हुए हैं। जो चार्जशीट होगा सरकार पे कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने क्या किया और हम लोगों ने 15 वर्षों में क्या किया और भविष्य में हमारी योजना हर नगर निगम में क्या करने की है, वो पूरी विषय को लेकर हम घोषणा पत्र के माध्यम से और चार्जशीट के माध्यम से आगे। घोषणा पत्र कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा है। जो घोषणा पत्र चुनाव में जन घोषणा पत्र जारी किया था उसी बिंदुओं को रिपीट किया गया है, जबकि उसके किसी बिंदु पे कोई काम नहीं हुआ है। न पट्टा मिला लोगों को, न आवास मिला, न शहर का विकास हुआ। ये जो घोषणा पत्र है विशुद्ध रूप से जनता को भ्रम में डालने वाला है, जैसे 3 साल पहले डाला था। भले ही प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहे हों, उसके बावजूद राजनीतिक दलों ने बड़े बड़े वादों का पिटारा खोल दिया है। अब देखना है कि जनता किसके वादों पर भरोसा करती है। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत पंच तत्व में विलीन हो गए। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार किया गया। दोनों बेटियों कीर्तिका और तारिणी ने एक साथ उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान 800 जवानों की मौजूदगी में सीडीएस को 17 तोपों की सलामी दी गई। इससे पहले जनरल बिपिन रावत की पार्थिव देह बेस हॉस्पिटल से उनके आवास लाई गई। यहाँ सीजेआई एनवी रमन्ना, तीनों सेनाओं के प्रमुख, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियों कृतिका और तारिणी ने अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान आर्मी कैंट भारत माता की जय के नारों से गूंजता रहा। सीडीएस बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी गई। इस हादसे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुख जताते हुए इसे राष्ट्र की हानि बताया। दरअसल सिंधिया ग्वालियर में राष्ट्रीय जल सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। राष्ट्र की हानि हुई है। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस दर्दनाक घटना में न रहने की, उनके साथ उनकी पत्नी और 13 सैनिक, 2 मिनट का मौन हम लोगों ने धारण किया। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि जल संरक्षण हमारी प्राथमिकता है। ये मानव जाति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सभी को साथ में मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा। इसके अलावा भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सीडीएस बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए विंग कमांडर पीएस सिंह का मध्य प्रदेश के रीवा से गहरा नाता रहा। रीवा के सैनिक स्कूल में 1991 से लेकर 1998 तक वो रहे। उन्होंने यहाँ पढ़ाई की। 7 साल तक सैनिक स्कूल चंबल हाउस में वो रहे। यहाँ उनकी पहचान स्पेशल स्टूडेंट के तौर पर रही। वो स्टडी से लेकर स्कूल की हर एक एक्टिविटी में शामिल होते थे। पृथ्वी सिंह चौहान इंडियन एयरफोर्स की 109 हेलीकॉप्टर यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे। उनकी याद में सैनिक स्कूल रीवा के मानेकशॉ सभागार में शोक सभा का आयोजन किया गया।
मैं पूरे सैनिक स्कूल रीवा के परिवार की ओर से उनके परिवार के सदस्यों को सहानुभूति देता हूं और आशा करता हूं कि इनकी ये वीर गाथा सैनिक स्कूल रीवा और बाकी के क्षेत्र के युवाओं के लिए एक अच्छा उदाहरण रहेगा और उनकी ये शहादत आने वाली पुश्तें याद रखेंगी। और खबर रायपुर से है, जहां आयुष सिंह अब बीसीसीआई की अंडर 19 टीम का हिस्सा होंगे। रायपुर के रहने वाले आयुष सिंह ठाकुर का सिलेक्शन हुआ है और अब फाइनल सिलेक्शन के लिए यानी एनसीए में ट्रायल के लिए वो कल बेंगलुरु रवाना होंगे। एनसीए के ट्रायल में अगर आयुष सिलेक्ट होते हैं तो वो एशिया कप खेलेंगे। आयुष अंडर 19 टीम में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के दूसरे खिलाड़ी हैं। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।